डिज्नी ने हम पर अपने अलग अलग कहानियों से कई बार एक बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा है और उन्हीं कहानियों में से एक थी 1994 की द लॉयन किंग, जिसे 2019 में लाइव एक्शन ट्रीटमेंट भी दी गई, जहां पर हमें सर्कल ऑफ लाइफ के साथ साथ धोखा, जलन और रियलाइजेशन जैसे बड़े बड़े ह्यूमन इमोशंस को इस जानवरों की मूवी में समझाया गया। यही कारण है कि दुनिया भर में कल्ट क्लासिक बन गई और 2013 तक डिज्नी की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी साबित हुई। और लगता है कि हमारी तरह ही आप लोग को भी लॉयन किंग की मूवीज काफी ज्यादा पसंद हैं। यही कारण है कि पिछले कम्युनिटी पोल में आप सब ने द लॉयन किंग को सबसे ज्यादा वोट दिए थे। इसके ऊपर से कई लोगों ने पहले भी हमें इस टॉपिक को सजेस्ट किया था। थैंक यू है आप सभी का इस वीडियो टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए। ऐसे ही ऑसम टॉपिक्स हमें कमेंट में सजेस्ट करते रहिए और हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं द लॉयन किंग के 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि लॉयन किंग की मूवी के लिए शेरों की आवाज किसने और कैसे निकाली थी। जानेंगे कि लॉयन किंग का इंस्पिरेशन आखिर कहां से और कैसे आया, किन किन ओरिजिनल कहानी और कैरेक्टर्स को फाइनल मूवी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, कैसे बनी 2019 की द लॉयन किंग मूवी और क्या द लॉयन किंग कहीं और से कॉपीड है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द लॉयन किंग की कहानी का आइडिया पहली बार 1988 के एक प्लेन फ्लाइट कन्वर्सेशन के दौरान आया था, जहां पर जेफरी कैट्ज़नबर्ग, पीटर श्नाइडर और वॉल्ट डिज्नी के बेटे रॉय ई डिज्नी 1988 की डिज्नी एनिमेटेड मूवी ओलिवर एंड कंपनी के प्रमोशन के लिए यूरोप जा रहे थे, जहां पर बेसिकली इस आइडिया को पिच किया गया कि एक शेरों के बीच की कहानी को डेवलप किया जाए, जहां पर उनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया जाए। और वहीं पर इस मास्टरपीस मूवी पर काम करना चालू कर दिया गया, जहां पर बेसिकली बाइबल के जोसेफ और मोसेस की कहानी और शेक्सपियर की हैमलेट की कहानी से इंस्पिरेशन लेकर इस कहानी को लिखा गया। जहां पर पहले इस मूवी को द किंग ऑफ द जंगल बुलाया जा रहा था, लेकिन बाद में रियलाइज किया गया कि लॉयन तो जंगल में होता ही नहीं है, जिसके कारण द लॉयन किंग नाम को फाइनल किया गया। अब चलिए बात करते हैं इन मूवीज के कास्टिंग के बारे में, क्योंकि इन मूवीज के वॉइस एक्टर्स की वजह से ही इन कैरेक्टर्स में जान आ गई। तो सबसे पहले स्कार का रोल टिम करी और मैल्कम मैकडोवेल को भी मिल रहा था, लेकिन फाइनली इसका रोल प्ले किया इंग्लिश एक्टर जेरेमी आयंस ने, जो हमें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में एल्फ्रेड पेनीवर्थ के रूप में भी दिख चुके हैं। और 2019 की रीमेक में स्कार का रोल चिवेटा यूफोर ने किया है। वहीं पर मुफासा के वॉइस के लिए स्टार वॉर्स में डार्थ वेडर की आवाज रह चुके जेम्स अर्ल जोन्स को कास्ट किया गया, और यही इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने 2019 की लाइव एक्शन मूवी में भी अपने कैरेक्टर को प्ले किया है। जाजू की वॉइस मिस्टर बीन का रोल निभाने वाले रोवन एटकिंसन ने दिया था। वहीं पर 2019 की रीमेक में इसकी आवाज ब्रिटिश कॉमेडियन जॉन ओलिवर ने दी है। वहीं पर टिमोन और पुम्बा के कैरेक्टर्स को पहले मूवी के अंदर नहीं लिखा गया था, क्योंकि इस मूवी में नेथन लेन और अर्नी सबेला बेसिकली जाजू और एक हाइना के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे, लेकिन दोनों के बीच की केमिस्ट्री को देखकर फिल्म मेकर्स ने इन कैरेक्टर्स को उनके लिए खास डेवलप किया। वहीं पर नई मूवी के अंदर टिमोन और पुम्बा का रोल बिली आइशर और सेथ रोगन ने दी है। वहीं पर एडल्ट सिम्बा का रोल प्ले किया था मैथ्यू ब्रॉड्रिक ने, जो अपनी फीमेल कास्ट लीड यानी नाला का रोल प्ले करने वाली मोयरा कैली से 3 साल बाद मिली थी, और तभी उन्हें पता चला था कि वो नाला का रोल प्ले कर रही हैं। वैसे 2019 के एडल्ट सिम्बा का रोल डोनाल्ड ग्लवर ने प्ले किया है। वहीं पर नाला का रोल फेमस अमेरिकन पॉप स्टार बियोंसे ने प्ले किया है। इस मूवी के प्रोडक्शन के दौरान डिज्नी ने एक्चुअली अपने एनिमेटर्स के 2 टीम बनाए थे, टीम ए और टीम बी, क्योंकि बेसिकली डिज्नी द लॉयन किंग के साथ साथ 1995 की मूवी पोकाहोंटस पर भी काम कर रही थी, जिससे डिज्नी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, और डिज्नी ने लॉयन किंग से कोई खास उम्मीद नहीं लगाई थी। लेकिन बेसिकली रिलीज के बाद इसका उल्टा हुआ, जहां पर पोकाहोंटस लॉयन किंग के सामने फाइनेंशियली और क्रिटिकली कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस मूवी सीरीज के अंदर आपको जहां पर भी शेरों की आवाज सुनाई दी है, वो बेसिकली ओरिजिनल शेरों की आवाज नहीं है, और बेसिकली इन शेरों की आवाज एक इंसान ने निकाली है, जो कि है अमेरिकन वॉइस एक्टर फ्रैंक वॉकर। यहाँ पर उन्होंने शेरों की आवाज में गहराई देने के लिए 10 डस्टबिन कैन का इस्तेमाल किया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मूवी के हर एक शेर के लिए एक पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड आवाज डेवलप की। इसके ऊपर से कुछ मिनिमल जगहों पर टाइगर्स की भी आवाजों का इस्तेमाल किया गया है। पहली मूवी का स्टैम्पेड यानी भगदड़ वाले सीन क्रिएट करने के लिए
और इस पर्टिकुलर सीन को एनिमेट करने के लिए डिज्नी को 3 सालों तक का वक्त लग गया था, क्योंकि बेसिकली इस सीन के लिए डिज्नी को एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ा था, जिसने बेसिकली मूवी के अंदर ये इंश्योर किया कि भागने वाले सारे के सारे जानवर एक दूसरे के ऊपर गिर ना जाएं। मूवी में एनिमल्स के बिहेवियर और उनके सही रिप्रेजेंटेशन के लिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जिम फोलर को हायर किया गया था, जो डिज्नी के एनिमेटर्स को एनिमल बिहेवियर सिखाने के लिए डिज्नी के स्टूडियोज में कई सारे जानवरों को लेकर आए थे, जहां पर शेर से लगाए हॉर्नबिल पंछियों तक को लाकर गहरी स्टडी की गई। मूवी के लिए उन्होंने समझाया था कि लॉयन एक दूसरे को किस तरह से ग्रीट करते हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे के सामने किस तरह से एग्रेशन दिखाते हैं और फाइट करते हैं, और यही सारी चीजें लॉयन किंग के मूवीज के एक्सपीरियंस को और बेहतरीन बनाने में काफी मददगार साबित हुई। इस मूवी सीरीज के अंदर वैसे तो आपको शेर और बाकी के जानवर इंग्लिश बोलते हुए ही नजर आते हैं, पर इनके नाम बेसिकली अफ्रीकन लैंग्वेज ज़ुलू और स्वाहिली से इंस्पायर्ड हैं। खैर, अगर बात की जाए इन कैरेक्टर्स के नामों के बारे में, जहां पर सिम्बा का मतलब लॉयन, सराबी का मतलब मिराज, राफिकी का मतलब फ्रेंड और पुम्बा का मतलब फूलिश होता है। और इस मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ राफिकी ही था जो इस मूवी के अंदर स्वाहिली बोलता है। द लॉयन किंग मूवीज के अंदर आपको और भी कई ढेरों कैरेक्टर्स दिखने वाले थे, लेकिन मूवी को ओवरऑल सिंपल रखने के लिए इन कैरेक्टर्स को इन मूवीज के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, वरना मूवी के अंदर आपको नाला का भाई मीठू भी दिखता, जो बेसिकली सिम्बा की जान भगदड़ से बचाता। वहीं पर भाटी नाम का नाला का एक फॉक्स दोस्त भी दिखाया जाता। इसके अलावा मूवी के अंदर इगी नाम का एक लिजर्ड भी था। इसके साथ टेस्मा नाम का टिमोन का एक दूर का रिश्तेदार भी दिखाया जाता। लॉयन किंग की मूवीज में डिज्नी ने कई सारे एनिमल से जुड़े हुए बदलाव भी किए हैं, स्पेसिफिकली उनके बिहेवियर्स को लेके, जिसके कारण डिज्नी को थोड़ी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी। बेसिकली हुआ ये था कि हाइनास को इस मूवी के अंदर डॉग्स की तरह ओबीडियंट और दूसरों के शिकार पर जीने वाला स्कैवेंजर दिखाया गया है। वहीं पर रियल लाइफ में शेर ज्यादातर खुद शिकार नहीं करते हैं, बल्कि हाइनास करते हैं, और शेर मोस्टली दूसरे के शिकार पर कब्जा जमाते हैं। इतनी ही बात काफी थी एक हाइना रिसर्चर को डिज्नी के ऊपर केस करने के लिए। यहाँ तक कि इस रिसर्चर ने मूवी में कई सारी कमियां तो निकाली ही, साथ ही साथ मूवी को बाइकआउट करने का पिटीशन भी इशू कर दिया। वहीं पर अगर दूसरी ओर बात करें टिमोन और पुम्बा के रिलेशनशिप की, तो ये समवॉट स्पॉट ऑन है, क्योंकि रियल लाइफ में भी मियर कैट और वॉर्थॉग्स एक साथ ही होते हैं, जहाँ पर मियर कैट्स वॉर्थॉग्स के ऊपर के कीड़े खाते हैं। एनिमेटेड मूवी का ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर फेमस म्यूजिक कंपोजर हांस जिमर ने दिया था, जो बेसिकली इस मूवी को बच्चों की मूवी मानकर इसमें काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब इस मूवी की कहानी को उन्हें समझाया गया, तो उन्हें अपने और अपनी बेटी के रिलेशनशिप के बारे में ख्याल आया, जिसके कारण वो इस मूवी के ओरिजिनल स्कोर को बनाने के लिए मान गए। वहीं पर इसके कई सारे ओरिजिनल गानों को कंपोजर एल्टन जॉन और लिरिसिस्ट टिम राइस ने लिखा है। वहीं ओरिजिनली नाला और सिम्बा के बीच में कोई गाना दिखाया जाने वाला नहीं था, क्योंकि कैन यू फील द लव टुनाइट बेसिकली टिमोन और पुम्बा गाने वाले थे। लेकिन एल्टन जॉन ने इस गाने को सिम्बा और नाना के लिए लिखा, और अच्छी बात ये रही कि इसी चीज के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड तक मिल गया। वहीं पर टिमोन और पुम्बा का फेमस सॉन्ग हकूना मटाटा बेसिकली मूवी के अंदर नहीं लिखा गया था, बल्कि इसके बजाय ही वर्कड ऑल आउट के नाम से एक गाना था, जो बेसिकली कीड़ों के बारे में होने वाला था। पर कीड़ों वाले गाने किसी को नहीं सुनने थे, जिसके कारण स्वाहिली का नो वरीज का ट्रांसलेशन हकूना मटाटा यूज किया गया। फन फैक्ट ये है कि डिज्नी इन वर्ड्स का आज तक ट्रेडमार्क होल्ड करती है। वहीं पर द लॉयन स्लीप्स टुनाइट साउथ अफ्रीकन म्यूजिशियन सोलोमन निंडा ने 1939 में कंपोज किया था। वहीं 2004 में उनकी फैमिली ने डिज्नी पर दावा ठोका, जिसके चलते डिज्नी ने $1.6 मिलियन की रॉयल्टी का सेटलमेंट 2006 में उनकी फैमिली के साथ किया। तो आपने लॉयन किंग को एनिमेटेड फॉर्म में देख लिया, लाइव एक्शन फॉर्म में देख लिया, पर क्या आपने उसे स्टेज पर देखा? जी हाँ, लॉयन किंग का एक बहुत ही फेमस म्यूजिकल स्टेज शो भी है, जो बेसिकली पहली एनिमेटेड मूवी पर ही बेस्ड है, और इसे पहली बार अमेरिका के मिनियापोलिस मिनेसोटा के ऑर्फियम थिएटर में 1997 में परफॉर्म किया गया था, और साल 2019 तक इसने दुनिया भर के अलग अलग कोनों में अपने शोज किए हैं। यही कारण है कि द फैंटम ऑफ द ओपरा और शिकागो के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा चलने वाला स्टेज शो है, जिसे अब तक 100 मिलियन लोगों ने देखा है। इतना ही काफी नहीं है, इस स्टेज शो ने अब तक $8.1 बिलियन डिज्नी को कमा के दिए हैं, जो ओवरऑल डिज्नी की एक्वायर्ड स्टार वॉर्स की मूवीज के टोटल कलेक्शन से भी ज्यादा है। वो बात अलग है कि इसका 10 गुना स्टार वॉर्स अपने मर्चेंडाइजिंग से कमाता है। अब चलिए बात करते हैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से
इस मूवी की कौन सी कहानी होने वाली थी। तो ओरिजिनली डिज्नी की ये मूवी बहुत ही ज्यादा डार्क होने वाली थी, जहाँ पर मुफासा की डेथ और भी ज्यादा दर्दनाक रूप से दिखाई जाती। लेकिन टेस्ट ऑडियंस में बैठे बच्चों को ये चीज बहुत ही ज्यादा पेनफुल लगी, जिसके कारण इस चीज को मूवी के अंदर बदला गया। वहीं पर ओरिजिनली लॉयंस और बबून्स के बीच के फाइट को दिखाया जाता, जहाँ पर स्कार बेसिकली बबून्स को लीड करता और रफीकी बेसिकली एक चीता होता। इसके ऊपर से सिम्बा को एक लेजी कैरेक्टर की तरह दिखाना था, जिसका मन बेसिकली स्कार बढ़ाता ताकि आगे जाकर वो उसे सिंहासन से हटा सके। अब चलिए बात करते हैं द लॉयन किंग रीमेक मूवी के बारे में। इस मूवी के लाइव एक्शन कॉन्सेप्ट पर 2016 से ही काम चालू हो गया था, जहां पर जॉन फेवरो ही इस काम का जिम्मा उठाना चाहते थे, जो द जंगल बुक के भी डायरेक्टर रह चुके हैं। और उसी मूवी के मिले एक्सपीरियंस ने उन्हें इस मूवी के लिए बहुत हेल्प की। तो भले ही इस मूवी को लाइव एक्शन कहा जाए, बट टेक्निकली ये लाइव एक्शन मूवी नहीं है, जहाँ पर शायद आपको यकीन ना हो, पर इसका सबसे पहला सनराइज वाला सीन ही रियल है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर आता है। इसके बाद बाकी सारा कुछ, बड़े से बड़े जानवर से लेके छोटे से छोटे पत्थर तक, सब कुछ डिजिटली क्रिएट किया गया है। जहाँ पर द लॉयन किंग के डिजिटल सेट को 100 माइल यानी 160 किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरह से डिजिटली बनाया गया था। वहीं पर इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को पूरा लुक और फील देने के लिए कई 100 पेड़ों की प्रजातियों को इंडिविजुअली मूवी के अंदर मॉडल किया गया था। वहीं पर इस मूवी में दिखे जिंदा कैरेक्टर्स को MPC फिल्म स्टूडियो ने मॉडल किया था, जहां पर इन्होंने मूवी के लिए टोटल 86 एनिमल स्पीसीज को मॉडल किया था। और इसी स्टूडियो के एफर्ट की वजह से आपको इस मूवी के अंदर एनिमल्स रियलिस्टिक ढंग से दिख पाए। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड सेट के चलते इसी ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग की तरह ही समवॉट शूट किया गया है, जहां पर बेसिकली वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स और सेंसर कैमरास का इस्तेमाल करके सीन्स को कैप्चर किया गया था, जिसने एक्स्ट्रा सेट को बनाने के खर्चे और आउटडोर फिल्म मेकिंग के झंझट से डिज्नी को राहत दिलाई। अब चलिए बात करते हैं कि क्या द लॉयन किंग बेसिकली एक कॉपी है। जी हाँ, इस मूवी की सर्टेन एलिमेंट्स और शॉट्स ओसामू तेजुका के 1960 के एनिमे सीरीज द जंगल एम्परर से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, जिसे इंटरनेशनली किम्बा द व्हाइट लायन के नाम से जाना जाता है। 1994 में जब ये मूवी रिलीज हुई तो ओसामू तेजुका के सम्मान में 488 जापानीज कार्टूनिस्ट और एनिमेटर्स ने मांगा राइटर माचिको सातोनाका के साथ मिलकर डिज्नी के खिलाफ कॉपी का पिटीशन साइन किया और ओसामू तेजुका को क्रेडिट देने का डिज्नी से मांग करने लगे। लेकिन वहीं पर डिज्नी ने इस चीज से साफ साफ मना कर दिया और इस मूवी में काम करने वाले कई लोगों ने यह भी दावा किया कि इस मूवी का किम्बा द व्हाइट लायन से दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है। बाद में आगे जाकर ओसामू तेजुका की कंपनी तेजुका प्रोडक्शंस ने डिज्नी पर केस ठोकने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी कंपनी डिज्नी के हिसाब से बहुत छोटी थी और ऑब्वियसली डिज्नी से केस लड़ने के चक्कर में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती। वहीं पर कई लोग ये भी मानते हैं कि डिज्नी ने तेजुका प्रोडक्शन के साथ पैसे को लेकर सेटलमेंट कर ली थी, जिसके कारण बात आगे नहीं बढ़ी। अब चलिए बात करते हैं द लॉयन किंग के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो अगर बात करें सबसे पहले फाइनेंशियल अचीवमेंट की, तो इसकी पहली एनिमेटेड मूवी दुनिया की सबसे पहली हैंड ड्रॉन एनिमेटेड मूवी थी, जिसने क्लोज टू $1 बिलियन का बिजनेस किया था और इसने उस समय $40 मिलियन की बजट पर $968 मिलियन का बिजनेस किया। इसके ऊपर से ये डिज्नी की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनी और इसका रिकॉर्ड 2013 में जाकर फ्रोजन ने तोड़ा, जिसने टोटल $1.2 का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। पहली एनिमेटेड मूवी को 1994 में रिलीज करने के बाद इसके 2 सीक्वल्स भी आए, जिन्हें डायरेक्ट टू होम वीडियो रिलीज किया गया। इसके अलावा इस मूवी को 2002, 2011, 2016 और 2018 में फिर से री रिलीज किया गया, जिसने क्लोज टू 500 मिलियन इसके कलेक्शन में ऐड कर दिए। साथ ही साथ इसकी स्पिन ऑफ टीवी सीरीज टिमोन और पुम्बा भी लॉन्च की गई और तो और द लॉयन गार्ड के नाम से इस पर एक मूवी और इसी पर बेस्ड टीवी शो भी रिसेंटली लॉन्च की गई है। वहीं पर अगर बात करें 2019 के लॉयन किंग के रीमेक के बारे में, तो इसे बनाने में $260 मिलियन लगे, जहां पर इसने टोटल वर्ल्ड वाइड $1.6 बिलियन की कमाई की। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकली, तो पहली मूवी को 1995 के बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर के साथ साथ गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। इसके अलावा इसे बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। वहीं पर 2019 की लॉयन किंग को बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए 2020 के ऑस्कर्स में नॉमिनेट किया गया था। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट द लॉयन किंग सीरीज पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आए।
मुझे तो वैसे इस लिस्ट के सारे फैक्ट्स पसंद आए, पर फ्रैंक वॉकर की लॉयन की आवाज वाली बात जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई और साथ ही साथ नए लॉयन किंग मूवी के मेकिंग के बारे में जानकर मुझे और ज्यादा हैरानी हुई। वैसे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी फेवरेट है, नई वाली या पुरानी। मेरे लिए दोनों अपने आप में खास हैं। इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है आपको लॉयन किंग मूवी से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।